मैं तो अपरिचित था। भोगो बाबू ने जन आवाज उठाई, उठाते रहे, चुनौती के अंदाज में बोले और मैंने संकल्प किया। तो मैं तो इसका पूरा श्रेय भोगो बाबू को देता हूं कि उन्होंने एक ऐसी आवाज उठाई जो 100 सालों से वो पुल बालू के नीचे था। हमने तो सिर्फ बालू हटाने का काम किया, पुल जमीन से ऊपर आ गया। 3 महीने में इस पुल का टेंडर होने वाला है और सामू मटिहानी पुल 2 साल के बाद चालू हो जाएगा। यदि कोरोना जैसी बीमारियों की बाधाएं नहीं होती तो शायद 2023 में ही सामू मटिहानी पुल पर गाड़ी चलती। कल मुझे खुशी तब हुई जब मंत्री जी ने मुझे बुलाया। जब मंत्री जी के कार्यालय से फोन आया कि आपको बुला रहे हैं तो मैं डर गया। मुझे लगा कि सामू मटिहानी पुल गए। मुझे समझाने के लिए बुलाया जा रहा है कि ये बन नहीं पाएगा। मैं अपने साथ एक मेरे मित्र आरजेडी के सांसद ईडी सिंह जी थे, उनको ले गया। बोले डरे क्यों हैं? मैं कहा डर व्यक्तिगत नहीं है, डर समाज के हित का है। जाते ही अधिकारियों ने कहा, मैंने पूछा क्या सामू मटिहानी पे कुछ हुआ है? सारे अधिकारियों ने हंसते हुए कहा वो तो राकेश जी हो गए, ये बीहट की समस्या है। और सामू मटिहानी के घूस में मुझे बीहट की बलि चढ़ाने के लिए कही जा रही है कि अंडरपास मान जाइए, नहीं तो ये टल कर 2024 तक चला जाएगा, फिर से टेंडर डालना पड़ेगा। मैंने कहा कि गांव की अस्मिता को हम विकास के नाम पर मिटा नहीं सकते। विकास तो आगे पीछे होगा, अस्मिताएं सैकड़ों वर्षों से में बनती हैं, विकास तो चंद महीनों में होता है। और अंततः फिर हमारे बेगूसराय के सांसद माननीय गिरिराज जी भी आए और फिर अंत में एक सहमति बनी कि अंडरपास नहीं एलिवेटेड फ्लाईओवर बनेगा। और गडकरी जी को मैं धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने 100 करोड़ रुपया आवंटित कर दिया। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का ही शासनकाल है, कार्य संस्कृति है, जिसमें कानून के लिए लोग नहीं, लोगों के लिए कानून होता है। जो कल मैंने साफ मंत्री जी के कक्ष में देखा, उन्होंने सारे नियम कानून को बदलते हुए कहा कि जाओ 100 करोड़ देता हूं, एलिवेटेड फ्लाईओवर बनाता। जहां तक भोगो बाबू की बात है, पूर्व शब्द उनके लिए अच्छा नहीं लगता है। वो एक अपूर्व व्यक्ति है और ये पूर्व शब्द क्षणिक है। भोगो बाबू, मटिहानी की जनता अफसोस कर रही है। आने वाला समय आपका है, आपका ही है, आपके लिए ही है और आप मटिहानी के लिए ही। जहां तक बेगूसराय की बात है, मैं सिर्फ 2-3 बातें कहूंगा। दूसरी बैठक में जाना है, उस पर आने से पहले मैं गोपाल बाबू को, उनके परिवार को बहुत धन्यवाद देता हूं। हिंदुस्तान में एक परंपरा रही, CSR तो अभी आया है 2% देने का। इस देश में बिरला शब्द जो भारत के व्याकरण में आया, वह व्यक्ति से शब्द बना। बिरला के द्वारा जब अपनी संपत्ति का एक बड़ा अंश धर्मशाला, अस्पताल, स्कूल बनाने में दिया जाने लगा, लोग कहता था तुम बिरला जैसे हो। अंत में बिरला शब्द भारत की व्याकरण का हिस्सा बन गया। तो CSR तो पश्चिम की अवधारणा है, भारत की अवधारणा में समाज का सुख देखना। अंग्रेजी के 2 शब्द हैं, पुअर एंड डेस्टिट्यूट। भारत में गरीब होते थे और गरीबों के लिए समाज चिंता करता था। पश्चिम में डेस्टिट्यूट होता है, यानी वो गरीब जो अनाथ होता है, जिसकी गरीबी आप देखते हैं लेकिन आपका दिल नहीं तरसता।
गरीबी आपके लिए एक अध्ययन अध्यापन का विषय बन जाता है। भारत ने कभी भी उसे अध्ययन अध्यापन का विषय नहीं बनने दिया। जिनके पास संपत्ति है, जिनके पास संपत्ति नहीं है, समाज के दोनों हिस्से हैं। संपत्ति वालों का एक कर्तव्य बनता है कि जो संपत्ति विहीन लोग हैं उनकी सेवा में, उनकी अर्चना में, उनके संवर्धन में वो अपनी संपत्ति को लगाएं। इसी को महात्मा गांधी ने ट्रस्टीशिप कहा था, जिसका काम आज गोपाल बाबू और उनके परिवार के लोगों ने किया है। बेगूसराय एक सामान्य जिला नहीं है। रामधारी सिंह दिनकर जी ने तो इसकी अस्मिता को पूरी दुनिया में प्रदर्शित किया है। इसके कण कण में प्रतिभाएं भरी पड़ी। इसके इतिहास में आध्यात्मिकता है। इसकी प्रकृति में एक विशालता है। कामर झील बिहार का अकेला झील है जो दुनिया के में जो एक संधि हुई थी रामसर साइट की, उसमें बिहार का अकेला झील उसमें शामिल है। बिहार एक अकेला ऐसी जगह, बिहार और बेगूसराय एक ऐसी जगह है जहां जयमंगलागढ़ है जो शक्ति पीठ में आता है। जिस जगह एक शक्ति पीठ हो, जिस जगह कामर झील हो, जिसके गांव गांव में IAS IPS की फैक्ट्री लगी हुई हो, जिस गांव में जाइए वहां पर IAS IPS और IIT पास करने वाले लड़कों की भीड़ लगी होती है, उस जिले की यदि यह स्थिति है, दुर्भाग्य की स्थिति है, जहां बेरोजगारी है, जहां गरीबी है, अस्पताल की कमी है, तो कहीं न कहीं इसके कारण हम हैं। हम अपने आप को धोखा दे रहे हैं। अपनी प्रतिभा को, अपनी ताकत को पहचानना, ईमानदारी से काम करना और बेगूसराय को दुनिया के नक्शे पर ले आना। बेगूसराय बुलेट के लिए नहीं जाना जाए, बेगूसराय प्रतिभा के लिए जाना जाए, बेगूसराय संघर्ष के लिए नहीं, बेगूसराय सौहार्द के लिए जाना जाए, बेगूसराय गरीबी के लिए नहीं, बेरोजगारी के लिए नहीं, समृद्धि के लिए जाना जाए। एक बहुत बड़ा मुद्दा उठा, यहाँ NTPC है और फर्टिलाइजर है, और बेगूसराय प्रदूषण में सबसे पहले स्थान पर चला गया। पहली बात है कि एयर प्रदूषण का यहाँ एक मीटर लगना चाहिए, जिससे प्रतिदिन यह लोगों को मालूम हो कि एयर प्रदूषण कहां पहुंचा। और मैं NTPC से मैं जाकर सीधे हरदीप पुरी जी से बात करूंगा कि जिस NTPC के कारण यह प्रदूषण फैल रहा है, उसका यह नैतिक, संवैधानिक और राजनीतिक दायित्व बनता है कि प्रदूषण को समाप्त करने के लिए वह सभी व्यवस्थाएं करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जनपक्षधरता को इतनी प्राथमिकता दी है। किसी भी सरकारी महकमे को, किसी भी PSU को जनपक्षधर काम करने के लिए किसी भी प्रकार के कानूनों में बंधना नहीं पड़ता है। उसको देखते हुए प्रदूषण को हटाने के लिए सभी व्यवस्थाएं करें। NTPC इस अस्पताल को कम से कम 50 करोड़ रुपए के सभी आधुनिकतम चिकित्सा के उपकरण मुहैया कराए CSR के द्वारा। जिस NTPC के पास करोड़ों को रुपए का CSR होता है, उसके पास एक अस्पताल को इस स्थिति में रहना पड़े, यह शोभा नहीं देती है। मैं NTPC से लिखने जा रहा हूं, कम से कम 50 करोड़ रुपए का एक फेज में नहीं तो 2 फेज में इस अस्पताल को सभी आधुनिक सुविधाएं मुहैया कराए। IOCL वो एक NTPC का हिस्सा है, इसको मुहैया कराए। तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है, जिला प्रशासन जिले के स्वास्थ्य व्यवस्था पर जो एक बोझ पड़ता है, इस अस्पताल को बनाकर उस बोझ को कम किया गया है, लोगों को राहत दी गई है। तो जिला प्रशासन का यह नैतिक कर्तव्य बनता है कि IOCL के साथ मिलकर इस अस्पताल के लिए सभी प्रकार की सुविधाओं की व्यवस्था करे। इसके लिए जिला प्रशासन सक्षम है। मैं आज जिलाधीश महोदय से भी आज ही बात करूंगा कि आज आप कल परसों जब भी सुविधा हो जाकर उसका निरीक्षण करें, गांव के लोगों से संवाद करें, अस्पताल में सारी सुविधाओं को उपलब्ध कराएं। आज का यह दृश्य देखकर मुझे संविधान का वो 3 शब्द याद आ रहा है,
जो प्रस्तावना में हमारे संविधान निर्माताओं ने लिखा था, वी दी पीपुल, हम भारत के लोग। आज हमें बीजेपी, कम्युनिस्ट, कांग्रेस के रूप में नहीं है, हम भारत के लोग के रूप में यहां बैठे हुए हैं। इस देश में सिर्फ आचार संहिता लगने के बाद ही हम लोग कुछ क्षण के लिए अलग अलग पहचान के होते हैं। 3 महीने हमारी पहचान अलग होती है, बाकी पौने 5 साल हमारी पहचान हम भारत के लोग की ही होनी चाहिए। जिस दिन इस पहचान पर हमने दूसरे रंगों की पहचान को डाल दिया, हो सकता है हमारी ताकत बढ़ जाए, हमारी शोहरत बढ़ जाए, लेकिन भारत की ताकत और शोहरत घट जाएगी। भारत की ताकत और शोहरत में अनाम रहकर, अपने स्वार्थ से की परिधि से बाहर रहकर जब काम किया जाता है तो इस देश का बुनियाद बनता है। कल पार्लियामेंट की लाइब्रेरी में कुछ छात्राएं दिल्ली विश्वविद्यालय की आई, मैं पढ़ रहा था तो मुझसे मिलना चाहिए। तो मैंने उनसे कहा कि भारत में वेदों की रचना हुई, उपनिषद की रचना हुई, लेखक का नाम हमारे पास नहीं। हम छोटी सी कृति करते हैं और अपने नाम के लिए, यश के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं। जिन लोगों ने भारत बनाया, जिसको आइडिया ऑफ इंडिया कहते हैं, जिन लोगों ने बुनियाद दी, जिस बुनियाद पर आज हम बैठे हुए हैं, वह बुनियाद उन लोगों के द्वारा दिया गया है जो विद्वता में, यश में, प्रतिष्ठा में, ताकत में किसी से कम नहीं थे, लेकिन अनाम रहकर उन्होंने आने वाली पीढ़ी को वह दिया जो संसार में कहीं पर भी किसी ने भी कभी भी नहीं दिया। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, विकास के मामले में हम सब एक हैं। हम भारत के लोग हैं, उसी तरह से हम बेगूसराय के लोग हैं। हम में प्रतिस्पर्धा हो सकती है, हम में ईर्ष्या भाव भी हो सकती है मनुष्य के रूप में, लेकिन उससे ऊपर जो मैं हमेशा कहता हूं, एक घर में रसोई घर होता है, एक घर में ही हमारे सोने का कमरा होता है, हम जिससे विश्राम करते हैं, इसी घर में ड्राइंग रूम होता है, उसी घर में हम खेलते कूदते भी हैं। उस घर में एक छोटा सा कमरा होता है जो पूजा घर होता है। हमारी सारी भौतिकताओं, हमारी तमाम न्यूनताओं को समाप्त करने और हमारे जीवन को आगे बढ़ाने का काम वही छोटा सा पूजा घर करता है। हमारे मन में भी, हमारे मन में 100% का जो मस्तिष्क है, उसमें 75% तो हम अपने आप को दें, 25% एक पूजा घर बनाकर रखें जहां पर हम सबके लिए सोचें, सबके कल्याण की बात सोचें, सबसे ऊपर उठकर रहें, तो हमारा जीवन सार्थक जीवन होगा, हम निरर्थक नहीं जीवन जिएंगे। मित्रों, मैं अंत में कहना चाहता हूं, मुझे जब लोग मिलते हैं तो मैंने कहा कि मैंने अपने आप को राजनीति में एक प्रयोग के रूप में रखा है, साधन विहीन होकर, मित्र विहीन होकर। यदि मैं राजनीति में हूं, मित्र विहीन का मतलब मेरे पास दोस्त नहीं, ऐसा नहीं है। राजनीति का मेरे पास गठजोड़ नहीं है। राजनीति में जितने संसाधन होने चाहिए मेरे पास कुछ भी नहीं है। मैं जिस गांव का हूं, मेरी जो स्थिति वहां है वही स्थिति जब जो मैं दिल्ली में रहता हूं। तो 6 साल के लिए मुझे व्यवस्था ने मौका दिया, मैं ये 6 वर्ष उसी जनता को समर्पित कर रहा हूं। जो शेष हिस्सा है वो भी जनता को ही समर्पित है। राजनीति प्रयोग धर्मिता की जगह है। हम हमेशा अच्छे रास्ते को अनुकरण करें, अच्छे रास्ते की ओर जाएं, गिरेंगे, टूटेंगे नहीं, झुकेंगे नहीं, मूल्यों को छोड़ेंगे नहीं, जनपक्षधरता से कभी पीछे नहीं हटेंगे। हार उसकी होती है जो जनपक्षधर नहीं होता है।
जीत हमेशा उसकी होती है जो जन पक्षधर होता है। भगवान राम तो वनवासी के रूप में महलों में रहने वाले रावण को चुनौती देते रहे, बानरों की सेना बनाकर बड़े बड़े सेना को पराजित करते रहे। जिसके सामने ये उदाहरण प्रस्तुत है, उसे दुनिया में कहाँ जाने के लिए क्या पढ़ने की जरूरत है, आंखों के सामने ऐसा उदाहरण है। उसी उन्हीं शब्दों के साथ मैं भोगू बाबू को एक बात और कहना चाहता हूँ। एक बार जवाहरलाल नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल दोनों मंच पर थे, तो पटेल से लोगों ने पूछा कि आप भी लोकप्रिय हैं और जवाहरलाल भी लोकप्रिय हैं, सभा में दोनों आते हैं तो क्या अंतर दिखाई पड़ता है? तो पटेल ने कहा, जब मैं आता हूं तो लोगों में उत्साह होता है, और जब जवाहर आता है तो लोगों में इलेक्ट्रिफिकेशन हो जाता है, विद्युत जैसी ऊर्जा आ जाती है। तो भोगू बाबू वही हैं, जब ये मंच पर आते हैं तो लोगों में वो विद्युत जैसी ऊर्जा आ जाती है। आप अपनी उस ऊर्जा को बनाए रखें, जनता उसके साथ चलती है, जो जनता के लिए जीता है, जनता के लिए मरता है। ईमानदारी बनाए रखें, श्रेष्ठता बनाए रखें, चरित्र बनाए रखें, तो संकल्प तो अपने आप आ जाता है। और जिसके पास संकल्प रहता है वो जिधर जाता है वही रास्ता बन जाता है। आने वाली पीढ़ी के लिए वो पथिक नहीं पथ बन जाता है। हम सब पथ बनने की कल्पना और संकल्प के साथ आगे बढ़ें। इसी के साथ साथ में केसाबे के लोगों को और यहाँ जो मंच संचालन रजनीश जी कर रहे हैं, सबको मैं धन्यवाद देता हूँ। गोपाल बाबू ने एक बात कही कि दनौली फुलवरिया में कोसी एक्सप्रेस का रुकना होता था, अब नहीं रुक पा रहा है। मैंने मंत्री जी को 2 बार लिख कर दिया, उन्होंने आश्वासन दिया है, और फिर मैं एक बार गोपाल जी के कहने पर मैं मंत्री जी से मिलने जा रहा हूं। मुझे उम्मीद है कि कोसी एक्सप्रेस आने वाले कुछ महीनों में दनौली फुलवरिया में रुकना शुरू हो जाएगा। इसी विश्वास के साथ मैं आप सबको प्रणाम करता हूँ। धन्यवाद।